ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने SN1 और SN2 के बारे में पढ़ा था कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। तो दोनों सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया कि SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है। तो जब तक सब नहीं आते तब तक मैं क्विकली रिवीजन देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। सो SN1 में स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, रेसमाइजेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर एस आर हो जाएगी, और अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस हो जाएगी। तो जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन bearing leaving group changes। रेसमाइजेशन में क्या होता है, 50% R एंड 50% S बनेगा इन ऑल केसेस। ओवरऑल ऑप्टिकल एक्टिविटी वुड बी जीरो। तो जो ओवरऑल एक्टिविटी होगी वो जीरो होगी। तो अगर मेरे पास एक सैंपल है, ये रिएक्टेंट का सैंपल है और यहाँ से लाइट जा रही है और वो +20 डिग्री रोटेट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट का सैंपल लेके आता हूँ और अगर लाइट सीधी की सीधी निकल जाती है और 0 डिग्री का रोटेशन होता है, उस केस में से हम लोग बोलेंगे रेसमाइजेशन। क्योंकि पहले जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी अब वो क्या हो गई, जीरो हो गई। जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो इसलिए इसको हम लोग रेसमाइजेशन बोलेंगे क्योंकि 50% आर बना होगा, 50% एस बना होगा। तो ये क्या हो गया, रेसमाइजेशन 50% आर प्लस 50% एस, जीरो रोटेशन। ओवरऑल रोटेशन कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास रिएक्टेंट है और उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट में, अगर यहाँ पे 50 डिग्री था और वो माइनस में 60 डिग्री हो गया तो मतलब क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, साइन चेंज होना चाहिए। यहाँ पे -30 डिग्री है और वो जाके +50 डिग्री हो गया तो भी ये क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है, ठीक है। सेम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे तुमने Cl हटा के OH लगाया तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस आएगा। अब हम लोग जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था करने के लिए उसको देख लेते हैं। तो ये मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन दिया था, ये मैकेनिज्म था, 4 स्टेप्स हैं तो 4 स्टेप का मैकेनिज्म है। 60 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट। 60 मिनट था, 1 मिनट था, 2 मिनट था। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये 2 तो दिख ही रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा है, ये 1 लग रहा है। पता नहीं क्यों 61, 130 लिखा हुआ है सबने। मुझे तो ये क्लियरली 2 दिख रहा है। ओके, सो 4 स्टेप्स हैं तो सर मैं भी तो 2 लिखा था सर। हाँ, तुमने लिखा होगा 2, मतलब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 1 लिखा है, 60, 1, 130। वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे 1 लिख दिया यहाँ पे। तो अगर 4 स्टेप्स हैं तो कितने पीक्स बनेंगे, सर 4 पीक्स बनेंगे। हाँ, तुम शिवम कुछ और बोल रहे थे। सर सबसे पहला प्रॉब्लम ऊपर में क्या लिखे हैं सर, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, हाँ वो स्पेलिंग गलत हो गई है।
एंडोथर्मिक सर बोल रहा था ना आप? हाँ हीट है तो एंडोथर्मिक है, हाँ एंडोथर्मिक। स्पेलिंग गलत हो गई, मैंने देखा नहीं। ठीक है सर। तो 4 स्टेप्स हैं तो 4 पी कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट बी एक इंटरमीडिएट है क्योंकि वो बन रहा है और ख़त्म हो रहा है। सी एक इंटरमीडिएट है क्योंकि वो भी बन रहा है और वो ख़त्म हो रहा है। और डी भी एक इंटरमीडिएट है जो बन रहा है और ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 3 इंटरमीडिएट्स हैं। और सिंस ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट यहाँ पे है, तो ए की एनर्जी कम होगी देन ई, तो ई की एनर्जी ज़्यादा होगी और ए की एनर्जी क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी। अब मैं 3 इंटरमीडिएट लिखूंगा, एक है बी, एक है सी और एक डी है, ठीक है। तो अब ये जो बी सी डी है इनकी एनर्जी का हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मैं बी यहाँ लिखता हूँ, तो सी को थोड़ा सा स्टेबल कर देना और डी को भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेबल कर देना, ठीक है। ये चीज़ याद रखना कि जो इंटरमीडिएट होगा ना उनकी स्टेबिलिटी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही कम होगी, ठीक है। एक केस में मैंने देखा था कि डी की एनर्जी ई से भी ज़्यादा थी। तो इंटरमीडिएट्स इतने स्टेबल होते ही नहीं है, इंटरमीडिएट अगर प्रोडक्ट से ज़्यादा स्टेबल होगा तो वही प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। सो इट इज़ द केस कि कभी भी तुम इंटरमीडिएट्स बनाओगे वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अनस्टेबल ही होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, intermediates are always less stable than reactant and product। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से कभी भी उनको नीचे नहीं बनाना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बी सी डी इधर रखना है। और सिंस बी जो इंटरमीडिएट है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, एक्चुअली ये इंटरमीडिएट स्टेबल होते ही नहीं है, ठीक है। तो अगर सी बी से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो बी सी में बने कन्वर्ट ही नहीं होगा, और डी अगर सी से ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा तो सी भी डी में कन्वर्ट नहीं होगा। तो तुम्हें ये रखना है कि इनकी एनर्जी नीचे आनी चाहिए, ना कि ऊपर आनी चाहिए, समझ में आया? तो रिएक्शन में हमेशा जो प्रोडक्ट साइड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दी रिएक्टेंट। और यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है बी डायरेक्टली सी में जा रही है, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्शन हो रही है, और फास्ट रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, समझ में आ रहा है? तो ये बी इंटरमीडिएट जल्दी से सी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि सी ज़्यादा स्टेबल है, और सी जल्दी से डी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डी ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इनमें सिंगल एरो लगा रखा है। डी और ई एक स्लो स्टेप है, ये इतनी आराम से नहीं होगा, ठीक है। बट इंटरमीडिएट जो भी हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम होगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेप स्लो हो रहा है, डी ई में कन्वर्ट होता है और ई समटाइम्स डी में कन्वर्ट हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस ई की एनर्जी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू डी। तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटरमीडिएट्स की हम एनर्जी हमेशा कम होगी देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर डी की एनर्जी ई से कम होती तो डी ही प्रोडक्ट होता है, डी वापस ई में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बस हमें देखना है कि स्लोएस्ट स्टेप जो है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो मैं इसको करता हूँ, तो ये मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। बी सी में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये यहाँ से यहाँ तक है, ये ई ए वन हो गई, तो तुम्हें दिख रहा होगा ई ए वन बहुत ज़्यादा है, ये ई ए टू है, और ये ई ए थ्री है। तो ऑब्वियसली ई ए टू ये जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो ये ई ए थ्री यहाँ पे। उसके बाद ई ए फोर क्या हो रहा है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया ई ए फोर, ठीक है। अभी भी दिख रहा होगा कि ई ए वन की जो वैल्यू है, जो क्वालिटेटिव वैल्यू है, जो देख के हमें दिख रहा है कि ये जो ई ए वन वाली जो लाइन है वो काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ई ए फोर। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ई ए वन का जो एक्टिवेशन एनर्जी वन है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ई ए फोर, विच इज़ ग्रेटर देन ई ए थ्री एंड विच इज़ ग्रेटर देन ई ए टू।
आ गया सबको समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो। है किसी को कोई प्रॉब्लम? और ये जो है बी सी डी इंटरमीडिएट है। हाँ। सर एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट का वैल्यू जो ऊपर कर दे, यही हमको क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, प्रोडक्ट का वैल्यू ऊपर होता है और रिएक्टेंट का वैल्यू नीचे होता है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? जी बोलिए सर। मैंने तुम्हें उस दिन भी अच्छे से बताया था कि अगर एक रिएक्शन है और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी, जितनी टोटल एनर्जी यहाँ पे होगी उतनी टोटल एनर्जी यहाँ भी होगी। ठीक है, तो अगर ई की एनर्जी 100 किलो जूल है तो इन दोनों की भी एनर्जी कितनी होगी? 100 किलो जूल होगी। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है कि हीट एनर्जी फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ कि 50 किलो जूल है, तो ए की एनर्जी कितनी हुई? 50 किलो जूल। तो ए की एनर्जी क्या है? कम है, और ई की एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। अब यहाँ से तुम लोगे तो यहाँ पे 0 है, 10, 20, 30, 40, इधर करके मैं 50 कर देता हूँ, और यहाँ तक जाओगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी? 100 वैल्यू यहाँ पे आएगी। समझ में आ रहा है ये? तो ये क्या है? 50 किलो जूल कम एनर्जी है, तो मतलब मोर स्टेबल है, और ये है लेस स्टेबल। हाँ सुनो, समझ में आया ये? हाँ सर, आपने भी देखा वीडियो लास्ट और क्या? फिर से बोलो। कौन है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। सर वही कॉर्नर पे जो कभी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ। हेलो। बोले सर, ये वैली जो है बी सी डी, तो इसमें यहाँ पे रेट के अनुसार नहीं होगा ना? नहीं नहीं, इनकी वैल्यू हम लोगों ने इसलिए इसको देखी है। देखो, इसमें बी किस में कन्वर्ट हो रहा है? सी। बी भी इंटरमीडिएट है, सी भी इंटरमीडिएट है। अगर सी कम स्टेबल इंटरमीडिएट हुआ तो बी हाँ। सी में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक है, सी और डी भी दोनों इंटरमीडिएट है, अगर हाँ। डी कम स्टेबल हुआ तो सी डी में कन्वर्ट नहीं होगा। और सेम इज द केस, डी भी अगर कम स्टेबल हुआ तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये याद रखना कि इंटरमीडिएट सबकी एनर्जी कम ही होती है देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट्स हैं उसमें से एक की एनर्जी कम होगी, जो सबसे पहले जो आएगा उसकी कम होगी, और फिर बाकी इंटरमीडिएट्स की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वही एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो रिएक्शन को आगे लेके जाती है। क्योंकि बी भी अनस्टेबल है, सी भी अनस्टेबल है। अगर सी बी से कम अनस्टेबल हुआ तो बी तो वापस मुड़ेगा ही नहीं, मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, और ऊपर से मैंने क्या लिखा ठीक। दे रखा है कि सिंगल एरो हाँ। है और रिएक्शन क्या है? फास्ट है। फास्ट है तो मतलब जल्दी हो रही है। किस लिए जल्दी हो रही है? क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक। हाँ, किसी और को कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम लोग रिएक्शंस कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया है। क्लोराइड को अगर हमें CN में कन्वर्ट करना हो, NO2 में कन्वर्ट करना हो, या किसी में भी कन्वर्ट करना हो, हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ रिएक्शन विद मेटल देखेंगे।
दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इसमें। रिएक्शन विद मेटल, अगर एल्काइल हैलाइड आर एक्स मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये हो जाता है आर एम जी एक्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि आर एक्स जो था उसने किसके साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, आर एम जी एक्स। यहाँ पे मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो 0 थी, और यहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ कौन सी होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है। और मैग्नीशियम क्या है, बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये क्या करता है, प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन। हमेशा अगर कोई भी बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो ये याद रखना है, एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है दे ऑलवेज हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। कभी भी किसी के साथ भी ये बॉन्ड बना रहे हैं तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव ही होगा। फर्स्ट ग्रुप दो आ जाते हैं इसमें, फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली क्या होता है, एल्कली वाटर सोल्यूबल बेसिस होता है। ठीक, तो फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनके जितने भी बेसिस होते हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। जैसे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड जितने भी इसके अंदर जो भी आएंगे वो सारे के सारे जो बेसिस बनाते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। ये याद रखना, एल्कली का मतलब क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। और ये जनरली कहाँ मिलते हैं, ये सी में मिलते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से हैं, ये जो होते हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं। तो ये सारे कंपाउंड बेसिक होते हैं, लेकिन ये अर्थ में मिलते हैं। ठीक है, ये सी में नहीं मिलते हैं। तो एल्कली मेटल सी में मिलते हैं, सोडियम पोटेशियम ये सारे सी में मिलेंगे। और एल्काइन अर्थ मेटल कहाँ मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिलेंगे। तो इसलिए इन्हें बोला जाता है। और इनके जो बेसिस होते हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होता। तो इनके जो बेसिस होते हैं वो इतने वाटर सोल्यूबल, बेरियम हाइड्रोक्साइड ये सारे वाटर सोल्यूबल होते ही नहीं है, बहुत कम सोल्यूबल होता है। तो इसलिए इनको एल्कली नहीं बोला जाता, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। और एल्कली का मेटल है वाटर सोल्यूबल बेसिस। जो एल्कली मेटल है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी, और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा ही +2 होगी। तो +1 फॉर एल्कली मेटल एंड +2 फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये चीज़ याद रखनी है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव या नहीं जाएगी। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है, और 0 से वो हमेशा +1 में ही जाएंगे। तो इनका हमेशा ही ऑक्सीडेशन होगा। इनका कभी भी रिडक्शन, मतलब रिडक्शन हो सकता है कुछ फोर्सफुल कंडीशन में, लेकिन जब भी ये कंपाउंड बनाएंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगी या +2 होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि एस ब्लॉक का कौन सा ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप हुआ तो +1, सेकेंड ग्रुप हुआ तो +2। उसके बाद ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या छोड़ो इंसर्शन रिएक्शन बोल देंगे। तो एक ये नई तरीके की रिएक्शन तुम्हें देखने के लिए मिल रही है, बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन रिएक्शन। मैग्नीशियम क्या हो गया है, आर और एक्स के बॉन्ड के अंदर घुस गया है, दिख रहा है, ये इसके अंदर घुस गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे उसके अंदर इंसर्ट हो गया। इंसर्ट का मतलब क्या है, सिम को इंसर्ट करता है, तो सिम को फोन के अंदर घुसाता है, तो वो इंसर्शन हो गया। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, आर और एक्स के बॉन्ड के बीच के घुस रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंसर्शन रिएक्शन। इसमें ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो -1 थी, यहाँ पे भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। आर की जो वैल्यू थी वो +1 है, और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, -2, सॉरी -1। ठीक है, तो
यहाँ पे R क्या है, +1 से -1 में जा रहा है, तो इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो बेसिकली ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, लेकिन जो चीज़ इंसर्ट हो रही है, मेटल अगर इंसर्ट हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन ही होना है। इससे हम लोग बोलेंगे इंसर्शन रिएक्शन। और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसको तुम्हें याद ही करना है। कभी भी तुम्हारे पास आर एक्स बचा हुआ है, पड़ा हुआ है आर एक्स, आर और एक्स है, उसको अगर तुम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा आर एम जी, और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि जो कार्बन थी उसका चार्ज क्या था, पॉजिटिव था, अब कार्बन का चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो कोई भी चीज़ जो नेगेटिव जिसके पास चार्ज होता है वो क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल। पहले वो इलेक्ट्रोफाइल था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया है, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो चुका है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो क्विकली मुझे बताओ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आएगा, समझ में आ गया होगा। इंसर्शन रिएक्शन मतलब किसी भी बॉन्ड के बीच में अगर कोई चीज़ घुस जाती है तो उसे इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट बन रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल हैलाइड है। आर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल है, और किसी भी चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। इतना क्लियर है? देख लो ये बेसिक है ये, ठीक है, ये नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा आगे मुश्किल होगा। क्लियर है, यस और नो? इतना सा क्लियर है। ओके, सो मूविंग अहेड, ये है रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का जब मैग्नीशियम के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाई ड्राई ईथर इज रिक्वायर्ड। इस रिएक्शन के लिए ड्राई ईथर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ड्राई का मतलब है कि उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ड्राई का मतलब क्या है, अपोजिट है वेट का, मतलब नो मॉइस्चर। नो मॉइस्चर मतलब, मॉइस्चर का मतलब क्या है, वाटर। तो वाटर मस्ट बी एब्सेंट। वाटर क्या होना चाहिए, हर हालत में एब्सेंट होना चाहिए, इवन इन ट्रेसेस। ठीक है, तो ट्रेसेस का मतलब है कि पार्ट्स पर मिलियन, सॉरी मतलब माइक्रोलीटर या उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भी बूंद अगर उसके अंदर है तो वो रिएक्शन को खराब कर देगी। क्या खराबी होती है कि जो वाटर होता है reacts with magnesium and it deactivates। वाटर क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और उसे डीएक्टिवेट कर देगा। मतलब वॉट Mg प्लस H2O क्या बना लेंगे, MgOH ट्वाइस। ठीक है, 2H2O यूज हो जाएगा, H2 दो है ना, हाँ 2H2O यूज हो जाएगा, प्लस जो भी यहाँ से निकलेगा। तो मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और अगर वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी ऑक्सीडेशन, सॉरी उसका जो काम था मैग्नीशियम का, अब वो पॉसिबल नहीं है। तो रिएजेंट हमारा खराब हो गया, हमें रिएक्शन के लिए Mg चाहिए और हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा एल्काइल हैलाइड्स के साथ। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट कि वाटर ऑल्सो रिएक्ट्स विद प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के साथ भी वाटर क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है। RMgX है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके RH प्लस MgOH ट्वाइस बनाएगा, प्लस X नेगेटिव
निकल जाएगा, या H6 तुम इसको बोल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना उसका बैलेंस रिएक्शन है, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन उसके साथ लगा लेता है, और बाकी जो OH बचते हैं वो इधर बच जाते हैं, ठीक है। 2H2 होंगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो जाएगा, उसको तुम बैलेंस करके देख लेना, और कितना X आएगा कितना H आएगा वो तुम देख लेना। बस यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वाटर अगर होगा तो मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्ट कर लेगा और साथ में प्रोडक्ट के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मतलब वो बनेगा ही नहीं, ना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और ना ही ज़्यादा रिएक्टेंट सही से बच पाएगा। मतलब रिएक्टेंट तो बचाना नहीं है, RX में Mg RMgX इसके साथ रिएक्ट कर गया तो ये भी खराब हो जाएगा, Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्शन पूरी होगी ही नहीं। तो अगर रिएक्शन पूरी भी नहीं और रिएक्शन प्रोडक्ट जितना बना उसने भी वाटर के साथ रिएक्ट कर लिया तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसे स्ट्रिक्टली एनहाइड्रस कंडीशन या विदाउट वाटर कंडीशंस में किया जाता है, ठीक है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, विदाउट वाटर, बिना पानी के। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, सॉलिड के लिए, ठीक है। कोई भी सॉलिड है और उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है तो उसे हम लोग बोलेंगे एनहाइड्रस, ठीक है। और कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है विदाउट वाटर, कोई भी सॉल्वेंट है उसके पास कोई विदाउट वाटर है, अगर उसके पास कोई भी वाटर या मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं ड्राई सॉल्वेंट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। सॉलिड एनहाइड्रस सॉल्वेंट जनरली नहीं बोला जाता है, जनरली क्या बोला जाता है कि सॉल्वेंट ड्राई है, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। और सॉलिड के लिए जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस, मतलब उसके ऊपर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। फिर से देख लेते हैं, RCl है और मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, Mg डाल रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, RMgCl। ईथर यहाँ पे क्या है, ईथर है सॉल्वेंट, और कौन सा जनरली ईथर लेते हैं हम लोग, THF लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये इसका नाम है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये एक बहुत कॉमन सॉल्वेंट है जो हम लोग लेते हैं। सॉल्वेंट का इसका एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज होता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो अगर इसको उड़ा दूं तो ये आराम से इवेपोरेट हो जाएगा और मुझे सॉलिड यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट का रोल होता है। तो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, किसी भी रिएक्शन के लिए सॉल्वेंट तुम्हें चाहिए तो क्या होना चाहिए, ऑल रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट्स मस्ट बी सोल्यूबल। तो सॉल्वेंट हम लोग ऐसा चूज करते हैं जिसके अंदर सारे रिएक्टेंट एक दूसरे उसके सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो जाए, और साथ में क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट हो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए कि इसको हम लोग हीट करेंगे तो सारा सॉल्वेंट उड़ जाए और सब क्या बच जाए, लास्ट में सॉलिड बच जाए, मतलब प्रोडक्ट बच जाए। तो प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, हमें हटाना है, निकालना है सॉल्वेंट से, तो सॉल्वेंट को हम लोग उड़ा देंगे और उड़ाने के बाद हमारा ये सॉलिड यहाँ पे बच जाएगा। जैसे नमक होता है, खारा जो नमक होता है उसके अंदर पानी, खारा जो पानी होता है उसके अंदर नमक होता है, तो उसको हीट करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और क्या बचेगा, नमक बच जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉल्ट को अलग कर लिया, किससे, वाटर से। इसी तरीके से प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट से अलग करते हैं, सॉल्वेंट को उड़ा देंगे तो नीचे प्रोडक्ट बच जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मुझे बनाना है CH3 CH2 MgBr, ठीक। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, Mg लिया इन ड्राई THF। तो रिएक्टेंट क्या बनेगा मुझे कौन बताएगा, मैं कौन सा रिएक्टेंट लूँ कि ये मेरा प्रोडक्ट बन जाए। अंजलि, RBR। सर हाँ अंजलि बताओ। CH3 CH2Br। हाँ हम लोग क्या लेंगे, CH3 सर बोले CH2Br। CH3CH2Br। हाँ ठीक है, तो CH3 CH2Br लेंगे, उसमें Mg डालेंगे, ड्राई THF डालेंगे तो ये बन जाएगा। तो
क्या है, क्या सिमिलैरिटी है, जो भी यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा वही एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये सेम रहना चाहिए। Mg क्या होगा, इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, MgBr एज इट इज रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बनाना है हाँ दीपक बताओ। हेलो हाँ, हेलो, बोलिए एमजी हो जाएगा और सीएल हो जाएगा। Mg हट जाएगा और Cl रह जाएगा। तो बताओ मुझे क्या लिखा है ये? क्या लिखूं मैं? एक सेकंड। 4 क्लोरो। क्या 4 क्लोरो? अच्छा, हेलो, हाँ आगे बोलो। 4 क्लोरो डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। कौन सी पोजीशन पे डाइमिथाइल? कोई पोजीशन भी तो होगी ना जहाँ पे 2 मिथाइल लगे होंगे। टू टू डाइमिथाइल, टू टू नहीं 3 डाइमिथाइल। थ्री टू थ्री डाइमिथाइल। डाइमिथाइल नहीं सोच, मिथाइल बोले। 3 मिथाइल, ओके। 4 क्लोरो 3 मिथाइल, आगे। ब्यूटेन। ब्यूटेन। गलत हो गया लग रहा है। अब मैं बना के दिखाता हूँ। गलत हो एक गया। दो तीन, ये 4 ब्यूटेन हो गए। 1 2 3 4, 4 पे मैंने क्लोरो डाल दिया। 1 2 3, 3 पे मैंने मिथाइल डाल दिया। ये तो नहीं है, ये तो गलत है। इससे एक तो ये नहीं सेकंड। बनेगा। सर मैं बताऊं? बताओ। 1 क्लोरो 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। वन 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। श्योर हो, सही है ये? 1 2 3 4, 1 पे मैंने लगा दिया क्लोरो। 1 2 3, 3 पे लगा दिया मैंने मिथाइल। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे मैं 1 2 3। इसमें तो ज़्यादा कार्बन हो गई। 1 2 3 4, टोटल 5 कार्बन है इस कंपाउंड के अंदर। और इस कार्बन में इधर तो कितने हैं? प्रोपेन होगा। टोटल 4 कार्बन है। तो सर शिवम हाइड ओपन होगा ब्यूटेन के जगह पे। ब्यूटेन की जगह पे क्या होगा? प्रोपेन। प्रोपेन। श्योर हो ये सही है? 1 क्लोरो 1 मैं बना सर के 1 देख। क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन सर 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यस, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 1 2 3, 1 पे मैंने यहाँ पे लगाया क्लोरो, 3 पे मैंने लगाया मिथाइल। ठीक है, तो अब ये बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये कार्बन और Cl का बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Mg जुड़ जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर तुम लोगों को ढंग से आया नहीं है? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
बताओ कोई। क्या बनाओ, रिएक्टेंट। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट इधर लिख दिया, रिएक्टेंट तुम्हें यहाँ पे बताना है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे बताओ। कौन बता रहा था, बताओ। क्या हुआ, बोलो कोई। हाँ शिवम, तुम ही बताओ। सर बेंजीन तो उतर ही जाएगा। पहली चीज, ये बेंजीन नहीं है। सर एमजी हट सर एमजी एमजी सेम हट जाएगा। सेम उतार लेंगे। अच्छा, वो तो मैं बना ही लूंगा, मुझे तो पता ही है कि क्या बनना है। तो मुझे इसका IUPAC करके बताओ, या मुझे वैसे बताओ कि मैं कैसे बनाऊं, क्या बनाना चाहिए मुझे। नहीं, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, ओके। हाँ, 2 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। टू तो यार तो हाँ दीपक, तुम बता रहे थे शायद, तो तुम ही बताओ, चलो आगे पूरा करो। तो बीच में भूल रहा है। 1 ब्रोमो, हाँ, 1 ब्रोमो। 2 पे क्या है? 2 प्रोपेन, गलत है 2 प्रोपेन नहीं बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। भाई, 2 प्रोपेन, लेकिन ये साइक्लो 2 प्रोपाइल नहीं है ये। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 प्रोपाइल लिख सकते हैं, या 2 आइसो प्रोपाइल लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। 2 आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। आइसो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो मैं बनाता हूँ, ये बनाया मैंने साइक्लोहेक्सेन। 1 पे मैंने बना दिया ब्रोमो, और 2 पे बना दिया आइसो प्रोपाइल, ठीक है। दूसरी तरीके से इसे कैसे लिख सकते हैं कि ये आई प्रोपाइल ग्रुप तो है, लेकिन प्रोपाइल अगर मैं लिखता हूँ तो 3 में कार्बन बना सकता था, तो इसको मैंने 1 2 3, ये 2 पे अटैचमेंट है। ये जो इसकी 2 पोजीशन है वो किसके ऊपर है, 2 पे है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 ब्रोमो 2, और फिर मैं ब्रैकेट में 2 प्रोपाइल लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, तो मतलब क्या है, 2 पोजीशन पे साइक्लोहेक्सेन की 2 पोजीशन पे और प्रोपाइल की 2 पोजीशन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। समझ में आई ये? हाँ, ठीक है। तो आई गेस कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुम बहुत आराम से बना ही लोगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आई गेस कि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हाँ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास 2 स्टेप है। पहले स्टेप में मैंने डाला है Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कभी भी तुम्हें Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दिख रहा है तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग बना रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इससे बना के दो ये, ठीक है। तो बना सकते हो। अच्छा, मैं रिएजेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, वाटर। तो मैं तुम्हें क्विकली बता देता हूँ, RMgX है, तो इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो OH क्या होता है,
वाटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं OH एंड OH। तो ये OH को मैंने नेगेटिव ले लिया, H को मैंने ले लिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RH प्लस MgXOH। और ये फर्दर हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH ट्वाइस बना देगा और HX बना लेगा। ठीक है, तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बन जाती है, एल्केन बन जाता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जिसमें ये यूज होगा। यहाँ पे तुम्हें क्या बनाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है। ठीक है, और उसमें क्या डालना है, वाटर डालना है, वाटर डाल के तुम्हें ये बनाना है। तो यहाँ पे ये जो A कंपाउंड है वो क्या होगा, और यहाँ पे ये जो B कंपाउंड है वो क्या होगा, ये तुम्हें मुझे बताना है। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बनेगा, B 2 या 3 तरीके के बन सकते हैं, उसी के हिसाब से A 2 या 3 तरीके के बन सकते हैं। तो दो, 1 2 3, मिनिमम 3 A बन सकते हैं और मिनिमम 3 B बन सकते हैं। तो ये 3 तरीके के सोल्यूशन है, इसको करके देखना। ठीक है, नहीं देखोगे तो फिर मैं कल तुम्हें बता ही दूंगा। तो ये होमवर्क है तुम्हारे लिए आज के लिए कि फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। A और B का स्ट्रक्चर बनाना है यूजिंग रिएक्शन ऑफ यूजिंग अबव रिएक्शन। तो ये जो अबव रिएक्शन है इसको यूज करना है, ये वाली। ठीक है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्केन बनता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास Mg हट के क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, MgX हट के क्या लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ पे लगा सकते हो। चलो देखते हैं कि ये कल कौन करके लेके आता है। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ग्रुप पे भेज दूंगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। रिएक्शन विद सोडियम। तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन किस तरीके की होती है। इस रिएक्शन का नाम है, ये नेम्ड रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो पढ़ी है वुड्स रिएक्शन, बताओ जल्दी मुझे, किसी को कुछ याद हो वुड्स रिएक्शन के बारे में, बहुत कॉमन रिएक्शन है। ठीक है, तो नहीं पढ़ी है तो कोई नहीं। यहाँ पे मेरे पास RCl है और उसको मैं ट्रीट करता हूँ Na के साथ और RCl ले लेता हूँ। इसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं। दो सोडियम यूज होते हैं और ये निकल जाते हैं और हमें मिलता है R अटैच्ड विद R प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। ऐसे याद करने में बहुत आसान है। तो हमें डाई एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, डाई एल्केन मिल जाएगा। यहाँ पे डाई एल्केन मिल गया और सोडियम के साथ उसको रिएक्ट करा, और ये जो सोडियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इसमें भी ड्राई कंडीशन चाहिए होगी। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई सॉल्वेंट, कोई सा भी सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं लेकिन वो ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर वाटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है सोडियम वाटर के साथ क्या होता है, विग्रस रिएक्शन करता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है कि उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, आग भी लग सकती है। अब मैं ले लेता हूँ CH3Cl। तुम्हें रिएक्शन दी गई है CH3Cl और तुमने उसमें डाला है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ सम ड्राई सॉल्वेंट THF ही ले लेता हूँ मैं, ड्राई THF में। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl। अब दो CH3 क्या कैसा है, इसके दो मॉलिक्यूल ले सकते हो और इसके दो मॉलिक्यूल ले सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक में हम लोग रिएक्शन बैलेंस करते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिसकी वजह से रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाती।
तो यहाँ पे मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि तुम बोलो कि एक कहाँ से आया है, यहाँ पे तो एक ही है, ये 2 CH3 कैसे आ गए। तो तुम रिएक्शन के अंदर कितने भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल तुमने RB ली, राउंड बॉटम फ्लास्क लिया और उसमें 10 ml CH3Cl डाल दिया। तो 10 ml में कितने होंगे, मैं मान के चल सकता हूँ 1 मिलियन से तो बहुत ही ज़्यादा होंगे, 1 बिलियन मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत ही कम अमाउंट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसके अंदर 1 बिलियन CH3Cl होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम एक मॉलिक्यूल को कंट्रोल कर सकते हो। तुम जब भी लोगे 1 ml लोगे या 1 ड्रॉप भी लोगे तो उसमें करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो करोड़ों मॉलिक्यूल किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और तुमने 1 ग्राम या 0.5 मिलीग्राम सोडियम ले लिया तो उसमें भी क्या होंगे, हज़ारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स आयंस होंगे सोडियम के, या मेटल होगा सोडियम का। तो तुम रिएक्शन को एक मॉलिक्यूल के हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम्हारे पास ml ले लेते हो और उसमें जितने मॉलिक्यूल होंगे वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे। अगर सोडियम बचता है तो सारे रिएक्ट कर लेंगे, अगर सोडियम नहीं बचता तो आधे रिएक्ट करेंगे, आधे रिएक्ट नहीं करेंगे। तो तुम कुछ नहीं बता सकते कि कितने मॉलिक्यूल ने किया या कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन जब हम लोग बैलेंस रिएक्शन बनाते हैं तो हमें दिखता है कि ये इस तरीके से रिएक्शन होनी चाहिए। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया आइसोप्रोपाइल Br। ठीक है, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई TH। तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको एज इट इज़ 2 बार लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, इसको यहाँ से तोड़ोगे और नंबरिंग कर लेना 1 2 3। तो पहले तुम 1 2 3 बनाओगे इधर से, तो ये 1 2 3। जो बॉन्ड था वो 2 पे था तो इसको यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, और सेम मॉलिक्यूल इस साइड भी तुम्हें बना देना है। ठीक है, 1 2 3 बन गया, डायल्किन बन गई। समझ में आएगी, और साथ में ट्वाइस ऑफ NaBr AgD हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, मॉलिक्यूल को 2 तरीके से लिखो, और अगर ये इस तरीके से नहीं आ रहा, क्योंकि अब तुम 11th-12th में तो हो नहीं कि तुम इस तरीके से लिखोगे, फिर भी आई एज्यूम कि तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में, तो इसको इस तरीके से लिख दो। जैसे तुम्हें ये रिएक्शन मैंने दी है, Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई THF। अब तुम्हें इसका निकालना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो तुम इसे इस तरीके से लिखो, यहाँ पे Br लिखा, बीच में सोडियम डालो, 2 सोडियम मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल उल्टा करके लिख दो। अब क्या करना है, इधर से 2 ब्रोमीन निकल जाएंगे और उधर से सोडियम निकल जाएगा, ये सारा यहाँ से गायब हो जाएगा। तो क्या करोगे, वही बनाओगे एक यहाँ पे। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे था, इसको मैं 1 दे देता हूँ, ये भी 1 है तो इसको मैंने ले लिया 1, और इस पे जो बॉन्ड है वो यहाँ से टूट गया। अब तुम क्या बनाओगे, दूसरी रिंग बनाओ, इसकी पोजीशन है 1। तो 1 और 1 इसके दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, आई होप कि तुम कर लोगे। 2 मॉलिक्यूल सामने रखोगे और उनके बीच में एक जस्ट बॉन्ड बना देना है। ठीक है, अब ये इस तरीके से अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा बेटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये डाइसाइक्लोहेक्सेन बन गया है, और सिंपल है। तो कभी भी हमें कार्बन डबल करनी है, याद रखना, इफ वी वांट टू डबल नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन का नंबर अगर मैं डबल करना चाहूँ तो मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए, वुड्स रिएक्शन। समझ में आया, वुड्स रिएक्शन क्या है, सोडियम की प्रेजेंस में होगी और ये आराम से रिएक्शन हो जाती है।
ये जो रिएक्शन होती है ये इसका मैकेनिज्म होगा ऑब्वियसली रेडिकल होगा, क्योंकि सोडियम का रिडक्शन होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन एक्सेप्ट करेंगे तो एक-एक रेडिकल छोड़ेंगे और वो 2 रेडिकल क्या होंगे साइमल्टेनियसली ऐड हो जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिटिक रिएक्शन पे। तो फिटिक रिएक्शन भी वुड्स की तरह ही होती है। इसमें मुझे क्या लेना है, एरोमेटिक क्लोराइड लेना है। तो ये लिया और इसमें मैंने लगा दिया क्लोरीन। अब इसकी रिएक्शन मैं सोडियम के साथ करूँगा तो ये डाइफिनाइल बन जाएगा। जैसे वो बना था वैसे। तो जब एरोमेटिक कंपाउंड्स लेते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। जब एलिफेटिक लेते हैं तब उसको वुड्स लेते हैं, और एक वुड्स लिया और एक फिटिक लिया तो उसकी रिएक्शन का मतलब हो जाता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब अगर मैं रिएक्शन करूं एक बेंजीन के साथ और एक रिएक्शन मैं करूं CH3Cl के साथ, तो अब इसमें मैं सोडियम डालूंगा तो इसमें दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। इस रिएक्शन का नाम हो गया वुड्स फिटिक। अगर एल्काइल है तो रिएक्शन का नाम है वुड्स। अगर एरोमेटिक है, अरीन है, पूरा ही लिख देता हूँ, या बेंजीन रिंग है तो इसका नाम है फिटिक। और अगर दोनों है एल्काइल प्लस एरोमेटिक तो उसका नाम हो गया वुड्स फिटिक रिएक्शन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये। किसी को कोई डाउट है तो क्विकली मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। जो THF है वो ईथर ही है, तो मैं यहाँ पे ड्राई ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राई या एनहाइड्रस कंडीशन क्यों यूज़ करी। तो कंडीशन यूज़ करने का क्या मतलब है कि सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और सोडियम क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगा और वहाँ पे कोई भी ब्लास्ट हो सकता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए सोडियम को कभी भी वाटर के साथ हम लोग नहीं लेंगे। तो सॉल्वेंट जो भी लेंगे उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे, उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट्स क्या बनाएंगे इससे हम लोग। दिख रहा होगा ये। हाँ अंजलि बताओ इसको, क्या रिएक्टेंट्स बनेंगे और रिएक्शन कौन सी है, वुड्स है, वुड्स फिटिक है या फिटिक रिएक्शन है। सर वुड्स फिटिक है। क्या है, वुड्स और फिटिक रिएक्शन है। आगे बोलो। हाँ ये कौन सा सर नेफ्थलीन है जो भी है वो, और CH2CH3 CH3CH2। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, ये हो गया नेफ्थलीन, नाम क्या है इसका, नेफ्थलीन है। ठीक है, और प्लस क्या है CH3CH2। अब यहाँ पे इसकी पूरी नहीं है, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, हाइड्रोजन लगाऊं। हाँ सर क्या लगाएंगे, नहीं हाइड्रोजन नहीं, दिया लगा सकते हैं। हाँ क्लोरीन, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन। कोई भी हैलाइड लगा सकते हैं, मुझे क्लोरीन, तो दिया। ब्रोमीन, आयोडीन। हाँ ठीक है,
तो ये हो गया। तो ये रिएक्शन क्या थी? वुड्स-पिटेक रिएक्शन थी। दूसरी करते हैं। अब तुम्हें दिया है हाँ सोनू बताओ तुम। रुको ये सिमेट्रिकल नहीं है। हम्म, सर ये भी तो वुड फिटिंग ही हो गया ना। वुड्स-पिटेक नहीं, वुड्स-पिटेक तो नहीं है। देखो फिटिक का नाम आएगा तो कुछ तो उसमें इसमें एल्काइल ग्रुप लगा हुआ एरोमेट नहीं है। एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक है यहाँ पे कोई? तब बेंजीन तो ये रिंग वुड है? रिएक्शन हो गया। हाँ तो ये कौन नहीं सी है, होगी? नहीं तब सर वुड रिएक्शन हो गया ना। और रिएक्शन हाँ क्या बनाऊँ मैं यहाँ पे? रिएक्टेंट में हाँ हाँ रिएक्टेंट में। सर सेम दे देंगे और उसके बाद एक एल्काइल ग्रुप के साथ कुछ जोड़ देंगे। क्या सेम दे देंगे? मतलब मिथ एच प्रोप हेक्स नाम बताओ कैसे मैं लिखूँ इसे? सर टू हाँ सर 2,5 डाइम 2,5 सर हेक्सेन 2,5 डाइन हेक्स 2,5 डाइन किसका नाम बता रहे हो? तुम मुझे रिएक्टेंट का बता रहे हो प्रोडक्ट का बता रहे हो? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का तो ठीक है, मैं तो रिएक्टेंट पूछ रहा हूँ। हाँ तो सर रिएक्टेंट और का वैसे नाम हो भी जाएगा 2,4 डाइन होगा, 2,5 नहीं होगा। हाँ 4 पे हाँ 4 पे 2,4 डाइन। हाँ तो बताओ रिएक्टेंट क्या बनाऊँ? सर 2,4 डाइन के आगे सोडियम लगा देंगे। मुझे रिएक्टेंट का आईयूपीएसी बताओ क्या? ऐसे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या बनाना चाहिए। एक बार सर इसका बन जाएगा। सब लोग अपनी कॉपी पे करो इसे। एक बार सर। कोई और बताना चाहेगा? बोले सर हेक्सेन 2,4 डाइन और एक्स हेक्सेन 2,4 डाइन तो इसका एनएच प्रोडक्ट मिल लिख दिया। जाएगा। मुझे तो रिएक्टेंट का पूछना है क्या है रिएक्टेंट का नाम? तो भाई ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। है वही रहेगा सर, उसमें हाइड्रोजन ग्रुप दिखेगा। अच्छा ऐसा तो नहीं होता। सोडियम में क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये है, दोनों में Br होगा, 2 NaBr निकलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे भी 2 NaBr मैं कंसिडर कर लेता हूँ, 2 NaBr निकले हैं तो 2 एल्काइल हैलाइड तो होंगे ही यहाँ पे। 2 कौन से एल्काइल हैलाइड है? अगर इसी हाँ में मैं Br डाल दूँ और उसमें सोडियम डाल दूँ तो वो तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाएगा। वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो जाते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 6 है, 6 कार्बन है तो यहाँ पे कितनी होंगी? ऑब्वियसली 3 कार्बन होंगी। तीन सर बोल रहे सर प्रोप 1 इन
1 to डाइन है 1 टू डाई, प्रो ब्रोमीन व- 1 नहीं 2 नहीं पे दो ब्रोमीन दो लगा इन देना। कैसे लग सकते हैं? दो देखिए बोलूंगा प्रो 1 इन क्या फिर से बोलो? बोल देंगे प्रोपीन बोल देंगे प्रो 1 इन प्रॉप 1 सर ई। ब्रोमो प्रोपीन अब ब्रोमो प्रोपीन है तो ब्रोमो प्रोपीन मतलब ब्रोमो भी 1 पोजीशन में लगा है और इन भी 1 पोजीशन पे ऐसी, या ब्रोमो 1 नहीं पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे इन है? बोले सर प्रो 1 इन प्रो 1 इन ब्रोमो तो आएगा ही इसमें, ये है प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, इसको तुम 2 बार लगा के देखो तो यही बनेगा। अब तुम लोगों को फाइंड आउट कैसे करना है मुझे पता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है बच्चों के लिए फाइंड आउट करना कि ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, कहाँ से है। तो यहाँ से नंबर 1 लेके चलो, क्या है ये CH3, तो ढूंढो एक CH3, ये CH3 है, उसको नंबर 1 कर दिया। इसके आगे 2 पे डबल बॉन्ड है, यहाँ से चलोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है, 3 पे भी डबल बॉन्ड है। अब ये तो पूरा हो गया, इसको यहाँ से बीच में काट दो, इतने मॉलिक्यूल पे Br लगा दो, सिंपल है। तुम्हें मॉलिक्यूल देखना है कि कहाँ सिमेट्रिकल है, ठीक है? तो 2 साइड से तुम नंबरिंग करते हुए चलोगे और ऐसे चलना है कि जो यहाँ लेफ्ट साइड पे मिल रहा है वही राइट साइड पे मिलना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा है तो मूव करते करते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों नंबर बंद हो रहे होंगे, मतलब आगे तुम नंबरिंग नहीं कर सकते, उस पॉइंट पे उसको काट दो और उसको लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे ले जाके Br या Cl लगा दो। समझ में आया ये? दूसरा करते हैं। चलो कौन बताएगा मुझे? हम्म, हाँ दीपक तुम ही बताओ चलो, या शिवम तुम बताओगे? शिवम ट्राई कर रहा है सर। चलो ट्राई करो, तो ट्राई करो कि इतनी देर मुझे वेट करना पड़ेगा। हाँ दीपक तुम ही बता दो। 2 3 डाइमिथाइल 2 3 3 डाइमिथाइल डाइमेथाइल प्रोपेन प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, ये तो नहीं है। क्या करना है तुम्हें? उल्टा कर दिया सर। फाइंड आउट करो कि बीच का सिमेट्रिकल कहाँ से है ये, इसको आधे यहाँ बीच से ये बीच में से डिवाइड करो। सर मैं बोलूँ बात रुको, हाँ अब मुझे बताओ कि ये सिमेट्रिकल कौन से बॉन्ड पे सिमेट्रिकल है ये? 3 और 4 3 4 3 3 4 और पे। 4 पे तो चलो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि ये सिमेट्रिकल है, कहाँ पे है तो तुम्हें ये पता चल गया। अब बस इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इतना आया। और ये जहाँ पे ये 3 4 वाला बॉन्ड टूटा है वहाँ पे Br लग दो।
नाम बताओ इसका क्या है? नाम बताओ इसका क्या है? 1-bromo-2,3 trimethyl propane. नहीं। अच्छा, 1-bromo-2,3 trimethyl butane. 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ, नंबरिंग मैं यहाँ से कर रहा हूँ, 1 1 2 3 4। इसका नाम है 3 डाइमिथाइल। आगे 2 ब्रोमो तो पहले ब्रोमो आएगा। ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटेन। अल्फाबेटिकल, हाँ। 2 हाँ, 2 ब्रोमो ब्रोमो 3 ब्यूटेन। डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल अल्फाबेटिकल करना है, बी पहले आएगा तो ब्रोमो पहले लिखेंगे। इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम बताओ आईयूपीएसी। इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट का नाम बताओ आईयूपीएसी। बताओ क्या नाम है इसका? यहाँ पे तो 6 मिथाइल देख रहे हैं, 2 2 4 2 6 लगा हुआ है। तभी तो मैंने पूछा है, बताओ। 6 को यहाँ क्या बोलेंगे? यानी हेक्सेन तो समझ गए, उसके बाद ये 6 के लिए बोलेंगे तो 2 2 2 3 4 5 5। सर 2,5 मिथाइल, ऐसा नहीं होगा। 2 डाई कैसे हो सकता है? डबल डाइमिथाइल कैसे देंगे यार? देख, नहीं हो 2 पे सकता। कितने मिथाइल है? सर 6 को क्या 6 तो बोलेंगे? मैंने कर ही रखा है, हेक्सा। 2। 2 3 4 5 5 कितने हो गए? 5 5 6 हो गए। 6। हेक्सा मिथाइल हेक्से। वही से हेक्सा मिथाइल नहीं रहा, तो लिख के रखे हैं मैं 2 2 3 4 5 5 ठीक है, तो दूसरा होमवर्क फिर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये हेक्सा कंपाउंड मिथाइल। बनाना। उनके आईयूपीएसी भी लिखना, क्योंकि तुम्हें आईयूपीएसी तो आते नहीं है ढंग से। कंपाउंड बनाना, उनके आईयूपीएसी भी लिखना, क्योंकि तुम्हें आईयूपीएसी तो आते नहीं है ढंग से। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इसके। ठीक है, तीन तीन तरीके के प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन सकते हैं। 3 रिएक्टेंट से तुम ये सेम प्रोडक्ट बना सकते हो रिएक्शन यूज करके। एक बार अपने आप को म्यूट कर लो, वॉइस इको कर रही है। एक बार अपने आप को म्यूट कर लो। इसमें है एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरी स्क्रीन बंद हो गई है, तो मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाऊंगा। पता नहीं कुछ हो रहा है मेरे फ़ोन में, ये चल नहीं रहा, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ग्रुप पे भेज देना। थर्ड है
सो इतना सिया जोड़िएगा। हाँ रुको, तो चल रहा है कलम। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही बनाया मैंने। हाँ एकदम परफेक्ट है। और क्या, अभी तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी के जो तुम कर ही नहीं पाओगे सोड। ठीक है, तो इसमें वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है या फिटिक रिएक्शन है, ये सब बताना है। और स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बना लेना या फिर देख लेना इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल थोड़ी बहुत और रिएक्शन करेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है हमें बहुत सारी।